हम यहीं से शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। पहली स्कीम है हमारे यहाँ पर स्वायत्त स्कीम। ये भी कंफर्म कर दीजिए कि आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ विजिबल होगा। ओके, स्वायत्त स्कीम। स्वायत्त का मतलब होता है यहाँ पर साफ साफ जब हम स्टार्टअप्स को और स्टार्टअप में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जब हम बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज के थ्रू? जेम पोर्टल के थ्रू। आपको पता है कि जेम पोर्टल यानी जहां पर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है, यानी सरकार का जो अमेजोन फ्लिपकार्ट होता है, जहां से सरकार जो है सारा चीज खरीदती है। सरकार ये भी मैंडेट करके रखती है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को कि आपको इतना पर्टिकुलर सामान, इतना पसंद सामान इस पोर्टल से खरीदना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी बिजनेसमैन है, यानी कोई भी वुमेन है जो अपना कोई स्टार्टअप, मान लो कोई किसी भी चीज का, छोटी सी चीज का उसका एक स्टार्टअप है, तो वो अपने आप को जेम पोर्टल पर एनरोल कर सकती है, ठीक है, और जेम पोर्टल पर एनरोल करके अपना सामान वहां बेच सकती है और वहां से सरकारी मिनिस्ट्रीज या फिर सरकार जो है वहां से उसका सामान खरीदेगी। तो स्टार्टअप्स को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, यूथ को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर थ्रू इन ई ट्रांजैक्शंस कहां पर? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर स्वायत्त स्कीम लाई गई है। इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे और देख लेते हैं। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट, अब यहां पर इसने बहुत ज्यादा, जब से 2019 में आई है, काफी ज्यादा प्रोग्रेस अचीव कर ली है, जो कि है 8.5 लाख एमएसई यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। याद रखिएगा, यहां पर माइक्रो एंड मीडियम नहीं है, यहां पर माइक्रो एंड स्मॉल है, सिर्फ मीडियम नहीं है, ठीक है। आई होप एमएसएमई की जो फुल आई मीन टू से जो मीनिंग है, माइक्रो क्या होता है, मीडियम क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। उन्होंने जो है यहाँ पर 8.5 लाख ने रजिस्टर किया है और काफी ज्यादा जो है उनको फायदा हुआ है। ये वुमेन एम्पावरमेंट भी करता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसमें 1.45 लाख वुमेन ने रजिस्टर किया है सो फार, और उसके साथ साथ ये एससी एसटी को भी एम्पावर करता है। अगर कोई स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब से है और अगर वो अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है, तो वो अपने आप को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे या जेम पोर्टल पे रजिस्टर कर सकता है और अपना सामान जो है बेच सकता है, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हम देख चुके हैं, और उसके साथ साथ एफपीओ के लिए भी, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग जो होते हैं जो फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं, वो इकट्ठा आते हैं और अपने सामान को बेचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इसमें जो है बिक सकते हैं। तो अराउंड 200 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर शेयर किए जाते हैं या बेचे जाते हैं, ठीक है। चलिए, आगे हम बात करते हैं स्वामी फंड की। अब आपने अपने आसपास, अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो अपने आसपास देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जो शायद 10 साल पहले बनना शुरू हुई थी और अभी भी वो बन ही रही हैं, यानी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनको जो बिल्डर्स है वो ये प्रॉमिस करके रखते हैं कि जी आप इस बिल्डिंग में जो है ये फ्लैट ले लीजिए, हम आपको 3 साल बाद, 4 साल बाद ये बना के दे देंगे। पर वो जो है इस चीज को पूरा नहीं कर पाते। उसके रीजंस अलग अलग होते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है उनके पास फंड की कमी हो जाती है। तो ऐसे में होम बायर्स जो घर खरीद रहे हैं, उनको दिक्कत ना हो, उनके लिए एक फंड बनाया गया है, स्वामी फंड जिसको हम बोल रहे हैं, जो कि जितने भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो रेजिडेंशियल एरिया में है, जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फंडिंग करने का काम करता है, ताकि होम बायर्स जो घर खरीदना चाहते हैं ना, उनको दिक्कत हो, और कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमी को भी हेल्प करेगा अगर हमारे प्रोजेक्ट्स नहीं रुके तो, राइट। ओके ओके, आप रिफ्रेश कर लीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, और एक बार और रिपीट कर दूं कि जितने भी आपके डाउट्स हैं प्लीज सबको लिख लीजिएगा। एंड में हम 10 मिनट का एक टॉक शो रखेंगे जहां पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, ठीक है। चलिए, सो ये बेसिकली स्वामी यानी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, ये एक इन्वेस्टमेंट फंड है कहीं ना कहीं, जो कि स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया गया है। इसमें ये आप देख सकते हो, ये एक कैटेगरी 2 एआईएफ फंड है, यानी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, जहां पर बहुत सारे लोग आके, मान लो ABCD, बहुत सारे लोग आके अपना पैसा जो है पुल इन करते हैं और वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स की, राइट। ओके, सो आपको इतना ही इसके बारे में याद रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी होम बायर्स हैं उनको घर समय पर मिल जाए, उनको कोई दिक्कत ना आए, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को भी ये हेल्प करता है, राइट। चलिए, इसके तहत जो है यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे इस फंड के बाद जो है काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 प्रोजेक्ट एंड इट जनरेट, मतलब 26 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं वगैरह वगैरह, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नशा मुक्त भारत अभियान। जब ऐसा कोई भी अभियान आप सुनते हैं तो एक ही मिनिस्ट्री अक्सर इससे रिलेटेड होती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, नशा मुक्त भारत अभियान, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये बेसिकली जो यूथ्स होते हैं जो ड्रग्स में और ऐसे नशे में जो है उनको लत हो जाती है, उनसे उनको मुक्ति दिलाना है। ठीक है, ये 2018 से 25 तक चलने वाला है और ये इसमें इस पूरे इनिशिएटिव में हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से ये जो इल इफेक्ट्स होते हैं ऐसी चीज़ों के, ड्रग्स वगैरह के क्या खराब इम्पैक्ट्स होते हैं और लोगों को अवेयर किया जाएगा कैसे वो इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। राइट, यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होने वाला है, अवेयरनेस बेसिकली यहाँ पर फैलाई जाएगी और उन यूथ का जो है स्किल डेवलपमेंट भी करवाया जाएगा, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग भी उनको दी जाएंगी ताकि उनका जो है एक अलग चीज़ उनको जो है मिले, यानी एक बेसिकली उनका दिमाग जो है कहीं और भी लगे। राइट, ये करंटली ऑपरेशनल है 372 डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारे कंट्री में। राइट, आगे बात करते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से ही पता चल रहा होगा, जब सेफ सिटी सुनते हैं तो शायद गर्ल्स या वुमेन्स की सेफ्टी दिमाग में आती है और एग्जैक्टली आपने एकदम सही सुना। सेफ सिटी में क्या कर रहे हैं हम लोग, सेफ सिटी प्रोजेक्ट में एक बेटर सिक्योरिटी सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें भी स्पेशली वुमेन्स और गर्ल्स को एक बेटर सिक्योरिटी स्पेशली पब्लिक प्लेसेस में प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व है और यहाँ की इसकी जो फंडिंग है वो निर्भया फंड से होने वाली है। तो इसमें अलग अलग चीजें की जाएंगी, जैसे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जाएगा है, उसके साथ साथ जो है अलग अलग एआई, मशीन लर्निंग, ये सारी टेक्निक्स यूज करके फेस आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा अगर कोई क्राइम हो जाता है या कुछ भी चीज है ना। इसको मेजरली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ और बैंगलोर में इंस्टॉल किया जाएगा या शुरू किया जाएगा। इसका कॉस्ट देख लेते हैं। अगर 100 रुपए इसमें टोटल कॉस्ट आएगी तो 60 रुपए इसमें केंद्र सरकार देगी और 40 रुपए इसमें राज्य सरकार देने वाली है। राइट, सो इतना हम याद रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खेलो इंडिया 10 का दम। अब बहुत सारे ऐसे स्पेशली ऐसी वुमेन होती हैं जो स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहती हैं बट बहुत सारे रीजंस की वजह से नहीं ले पाती हैं। वो नेशनल्स और स्टेट्स के गेम्स खेलना चाहती हैं, स्टेट लेवल पे खेलना चाहती हैं बट वो नहीं खेल पाती हैं। सो ऐसी महिलाओं के लिए खेलो इंडिया 10 का दम जो है वो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने, या जहां पर वुमेन एथलीट्स जो हैं वो जो नहीं पार्टिसिपेट कर पाई हैं वो अब पार्टिसिपेट कर सकती हैं, अपना टैलेंट दिखा सकती हैं। इससे स्पोर्ट्स भी प्रमोट होगा और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को हम उनको एनकरेज भी कर सकते हैं कि वो स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्शन भी चूज कर सकती है। राइट, इसमें 14 से 28 साल तक की जो एथलीट्स हैं, वुमेन एथलीट्स हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, ओके, राइट, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन औषधि। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र या प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। जन औषधि जब आप सुनते हैं तो इसका मतलब ये है ओके, दिस इज फुल स्क्रीन। ठीक है, अगर मैं और फुल स्क्रीन करूंगी तो स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे हम। राइट, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, आप मुझे सुनते जाइए। आई एम श्योर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो आपको दिख रही होंगी, है ना। ओके, सो चिंता करने की बात नहीं है, आप मुझे सिर्फ सुनते जाइए। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, हाईलाइटेड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं फुल स्क्रीन करती भी हूं तो फिर मैं स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगी, ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो जन औषधि का मतलब होता है जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है, जेनेरिक मेडिसिन को जो है यहाँ पर जेनेरिक मेडिसिन को हमारी भारत जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। रीज़न यही है कि वो अफोर्डेबल होती है, जो गरीब लोग हैं वो उसको अफोर्ड कर पाते हैं। दूसरी तरफ हमारी स्टैंडर्ड मेडिसिन होती हैं जो महंगी होती हैं, तो सब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन को बढ़ावा दिया जा रहा है जन औषधि परियोजना से, जहाँ पर अलग अलग सेंटर्स खोले जा रहे हैं जहाँ पर ये सस्ती मेडिसिन दी जा रही हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, जन औषधि दिवस
दिवस हम 7 मार्च को बनाते हैं, जिसका थीम था जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो है ये कैंपेन जो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने लॉन्च किया था। इसका एक और फायदा है कि हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घट जाएगा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, मान लो वो कहता है 100 रुपए फीस है, तो उसमें से आपको 60 से 70 रुपए जो है खुद की जेब से भरना पड़ता है इंडिया में। अगर आप बहुत सारी बाहर की कंट्रीज में जाएंगे तो वहां की गवर्नमेंट जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर या फिर जो लोगों का हेल्थ में जो खर्चा आता है, वहां की सरकार जो है वो खर्चा बियर करती है। हमारे यहाँ पर इंडिया में खुद लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा लोगों को ही बियर करना पड़ता है यहाँ पर खर्चा, ये होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, राइट। सो उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए, चीजों को अफोर्डेबल बनाने के लिए किया गया है। इनिशियली 2008 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने ये लॉन्च किया है। यहाँ पर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जाएगा, गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि जी हम 10,000 ऐसे केंद्र खोल देंगे जहां पर ऐसी सस्ती दवाइयां मिलेंगी दिसंबर 2023 तक। तो ये टारगेट भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। आगे बात करते हैं MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। एग्जाम में डायरेक्टली आएगा लीन स्कीम क्या है। आगे आपको MSME दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं MSME को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, यानी मान लो MSME में एक कोई सेक्टर है जो किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है, उस मैन्युफैक्चरिंग को हमें वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग बनाना है। किस तरीके से बना सकते हैं, वो सारी चीजें ध्यान में रखने के लिए, वो सारी चीजें करने के लिए लीन स्कीम यहाँ पर आई है। ठीक है, सो लीन स्कीम यहाँ पर इसका मतलब ही है कि MSME को कॉम्पिटिटिव बनाना है, यानी उनकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है और कैपेबिलिटी उनकी इंप्रूव करनी है, ताकि वो वर्ल्ड क्लास यानी ग्लोबली कंपीट कर सके हमारे देश की MSMEs, राइट। ओके, सो और उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी कोई भी चीज जब मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो उस वेस्ट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इन्वेंट्री यानी जब कोई भी कंपनी जब सामान बनाती है, तो कोई मान लो एक कार की कंपनी है, उसने 100 कार बनाई, उसकी 60 कार तो बिक गई, 40 कार नहीं बिकी उसकी, तो वो 40 जो है इन्वेंट्री हो जाती है। तो उस इन्वेंट्री का कैसे मैनेजमेंट करना है, या तो जी पहले ही आप 60 बनाओ 70 बनाओ ताकि इन्वेंट्री कम बचे, है ना। सो ये सारी तरीके जो है यहाँ पर कराए जाएंगे और इन सारी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, जितनी भी MSME है जो रजिस्टर्ड है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंदर, वो सारी जो है यहाँ पर एलिजिबल है। चलिए आगे बात करते हैं अटल सारथी। अटल सारथी ये बेसिकली अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का है उसके अंडर आता है। अटल या फिर ATL यानी अटल टिंकरिंग लैब्स, ये स्कूल्स में ऐसे लैब्स खोले जा रहे हैं जिससे बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों के अंदर किस तरीके से हम जो है इनोवेशन, ऐसे बोलते हैं ना, बच्चों को जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है हम कर सकते हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर किस तरीके से, ओके लेट मी डू वन थिंग। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ओके माफ कीजिएगा, एक मिनट रुके। हाँ, सो मैं बोल रही थी कि अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं ये बच्चों में, ये स्कूल्स में खोले जाएंगे और ये बच्चों में ये प्रमोट करेगा कि किस तरीके से बच्चों में क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं और क्रिएटिव आइडियाज सोचने के लिए उनको जो है हम ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए। अपना इंटरनेट का जो वो होता है ना, जब हम इंक्रीज करते हैं उसकी विजिबिलिटी, वो आप इंक्रीज कर लीजिए, बाकी मैं यहाँ से भी करवाऊंगी। थैंक यू। सो आई बिलीव बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा है आप अपनी लाइट, अपना इंटरनेट देखिए। और अब मैं कमेंट सेक्शन की तरफ नहीं देखूंगी, बिकॉज ट्रस्ट मी इट ओनली डिस्ट्रैक्ट्स और कुछ नहीं करता है कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड में मैं कमेंट सेक्शन की तरफ देखूंगी। अब चलिए आगे बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन की। तो ये एक तरीके का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। फ्लैगशिप का मतलब होता है कि जब एक बड़ी स्कीम होती है उसको अचीव करने के लिए हम बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स जो हैं वो लेकर आते हैं, उसको अटल इनोवेशन, उसको जो है फ्लैगशिप स्कीम कहते हैं। 2016 में ये शुरू हुई थी। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए नीति आयोग से ये रिलेटेड है, तो ये भी हम याद रखेंगे। यहाँ पर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, वर्ल्ड क्लास इनोवेशन, है ना, ये सारी चीजें करने के लिए, ये सारे चीजें लाने के लिए
आया है ये। नेक्स्ट, सागर परिक्रमा फेज 4। सागर परिक्रमा से समझ आ गया कि कहीं ना कहीं ये फिशरमैन या कोस्टल एरियाज के लिए है। तो बिल्कुल सागर परिक्रमा का चौथा फेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। चौथा फेज इंट्रोड्यूस हुआ है तो यहाँ पर मार्च 18 को ये शुरू हुआ है और यहाँ पर मार्च 19 को वो खत्म हो गया था। ये प्रोग्राम जो है कवर्ड 3 कोस्टल एरियाज कर्नाटका के, स्पेशली उत्तर कन्नड़ा, यूरोपी और दक्षिण कन्नड़ा इसने जो है कवर किया है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी मछुआरे हैं, जितने भी फिशरमैन्स हैं, उनसे कनेक्ट किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझा जाए, है ना। और उनकी जितनी भी, अब देखो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, सरकार की स्कीम्स होती हैं गरीबों के लिए, सरकार की स्कीम्स होती है बहुत सारे लोगों के लिए और वो उन लोगों तक ही नहीं पहुंचती हैं। जैसे फिशरमैन के लिए कोई भी एक स्कीम है, वो फिशरमैन तक ही नहीं पहुंच रही है। तो ऐसी स्कीम्स उन तक पहुंचाना और जो भी उनकी और समस्याएं हैं उनसे निपटना या उनके सॉल्यूशंस देना, यहाँ पर ये होने वाला है सागर परिक्रमा के अंदर। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया कि ये चौथा फेज है, तो इससे पहले जो 3 फेज हैं वो भी हो चुके हैं, जो कि सारे ही गुजरात में हुए हैं। ये भी हम याद रख सकते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। नेक्स्ट, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने सुना होगा, अगर आप गांव के एरिया से बिलोंग करते हो तो आपने FMD के बारे में सुना होगा, फुट एंड माउथ डिजीज। जो एनिमल्स होती हैं, स्पेशली जो कैटल्स होते हैं, उनके मुंह में और उनके पैर पे जो है ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, इससे छाले हो जाते हैं, जिनसे उनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी और काफ़ी सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसी चीज़ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया है, के थ्रू वैक्सीनेशंस वगैरह लगेंगे। ये 2019 में शुरू हुआ था। अभी जो है इसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक्सपैंड किया गया है और एक एम लिया गया है कि जी 2025 तक हमने सारे वैक्सीनेशंस को जो है करना है और इवेंचुअली इस बीमारी को 2030 तक हमने इरेडिकेट कर देना है, यानी खत्म कर देना है। ये 2 चीज़ हम याद रखेंगे इसके बारे में, इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं आएगा। आगे बात करते हैं मिशन सहभागिता। सहभागिता को अगर हम तोड़ के देखते हैं, सह का मतलब जब हम किसी का सपोर्ट लेते हैं, भागिता यानी पार्टिसिपेट। ठीक है, पार्टिसिपेट जब हम भाग ले रहे हैं किसी चीज में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटरी, यानी जब बहुत सारे कम्युनिटी, सोसाइटी जब साथ में आकर कुछ चीज करते हैं। अब यहाँ पर क्या करने की बात हो रही है, यहाँ पर वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बात हो रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे है, बजट में हमारे इस साल वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए एक स्कीम लाई गई थी, उस स्कीम का नाम मुझे अभी कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर मिशन सहभागिता के अंडर कंजर्वेशन होता है वेटलैंड्स का एक पार्टिसिपेटरी एफर्ट्स के थ्रू, यानी जब सब लोग मिलकर जो है आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, अब वेटलैंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है जी? इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वो फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, कार्बन को कहीं ना कहीं सिंक इन करके रखते हैं अपने अंदर और एनवायरनमेंट में नहीं जाने देते हैं। बहुत सारे जो है इसके फायदे हैं। बट वेटलैंड्स आजकल बहुत ज़्यादा खतरे में भी हैं। सबसे बड़ा रीज़न है पोल्यूशन। कोस्टल एरियाज़ में जो है हमारे बहुत सारे इंक्रोचमेंट्स वगैरह होते रहते हैं, हटा के वहाँ पर लोग होटल्स बना रहे हैं, है ना, रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा जो है एक वो है क्लाइमेट चेंज जो है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर अमृत धरोहर, ठीक है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे। किस चीज़ की वजह से यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे? 2 स्कीम्स के बीच में, अमृत धरोहर और मिष्टी स्कीम्स। मिष्टी स्कीम्स मैंग्रोव के लिए है, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर अमृत धरोहर है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं पोषण पखवाड़ा। पोषण का मतलब ही होता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को बेटर करने के लिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर 5वां पोषण पखवाड़ा उन्होंने 20 मार्च से 3 अप्रैल तक सेलिब्रेट किया है। यहाँ पर किस चीज़ के लिए? कि लोगों में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, की आप अच्छा खाएं, वो ईटिंग हैबिट्स लोगों तक पहुँचाई जा सके, इसके लिए ये अवेयरनेस कैंपेन जो है शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। द कैंपेन विल बी, अच्छा, इसमें जो है अलग अलग जगहों के थ्रू, चाहे वो हमारा पब्लिक अवेयरनेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब के थ्रू जो है हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स लोगों तक जो है उनकी चेंज करनी है और उनमें जो है वो सारी ईटिंग हैबिट्स डालनी है। चलिए, हर स्टार्ट। अब हर स्टार्ट से पता चल रहा होगा कि कुछ तो अगेन वुमेन के बारे में है, ठीक है, क्योंकि हर से शुरू हो रहा है। तो बिल्कुल जी वुमेन के बारे में है। क्या है वुमेन के बारे में? अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे जो मिनिस्टर हैं
उन्होंने पर्सनल ग्रीवेंसेस, पेंशन, एटॉमिक एनर्जी, इन सब के साथ मिलकर जो है एक चीज शुरू करी है, इंट्रोड्यूस किया है कि वुमेन स्टार्टअप्स को जो है प्रमोट किया जा सके, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा सके ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज किया जा सके। ठीक है, ये हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है, 2022 में ही इसको लॉन्च किया गया है और ये एक तरीके का स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है किसका, गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल का। सो ये भी हमें याद रखना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम, ग्लोबल एंगेजमेंट, एक लाइन आप यहां पर याद रखेंगे। ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम, ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम का मतलब होता है कि जब आपको पता है हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो है फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं इंडिया में। तो कहीं ना कहीं हम जो हमारे जो यहाँ पर फेस्टिवल्स हैं उनको हम बाहर तक, यानी अपने इंडिया के कल्चर को हम बाहर तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे अब अभी इंटरनेशनल योगा डे होता है ना, योगा का हमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कनेक्शन है क्योंकि योगा क्या है, योगा हमारे यहाँ से ही शुरू हुआ था। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स है, चीजें हैं जो हम बाहर तक इंटरनेशनली पहुंचाना चाहते हैं और यही हम इस स्कीम के तहत कर रहे हैं, ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम, जहां पर हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो वेरियस कंट्रीज में हम जो है पहुंचाना चाहते हैं ताकि जो भी है एंगेजमेंट बढ़े दो कंट्रीज के बीच में, कल्चर टाइप्स बढ़े दो कंट्रीज के बीच में। सॉफ्ट पावर इसको हम बोलते हैं। देखिए दो तरीके की पावर्स होती हैं, एक हार्ड पावर होती है, एक सॉफ्ट पावर होती है। हार्ड पावर यानी जब हम पैसों का लेन देन करते हैं, ट्रेड के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं दूसरों देशों के बीच में। सॉफ्ट पावर होती है जब हम कल्चरली टाइज बढ़ाते हैं, जैसे वियतनाम में बुद्धिज्म है, हमारे यहाँ पर बुद्धिज्म है, तो हमने वियतनाम से जो है किसी तरीके का जो है एक कल्चरल टाई कर लिया कि ठीक है जी बुद्धिज्म आप भी सेलिब्रेट करते हैं, हम भी सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो कल्चरली जब हम एक दूसरे के पास आते हैं तो सॉफ्ट टाइज उसको हम बोलते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। सब्सिडी अंडर पीएम उज्ज्वला योजना, तो इसमें जो हाल ही में जो एक अपडेट आया है वो ये है कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी अनाउंस की है एलपीजी गैस सिलेंडर्स पर। क्या सब्सिडी है वो, ये आपसे पूछा जा सकता है। सो हाल ही में कैबिनेट ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है 200 रुपए की सब्सिडी ऑन पर 14.2 kg सिलेंडर फॉर अप टू 12 रिफिल्स, यानी अगर आपको साल में 12 बार सिलेंडर भरवाना है तो आपको 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 14.2 kg का सिलेंडर की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, सो ये एक नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस करी गई है। इसमें आप टोटल एक्सपेंडिचर भी देख सकते हैं। मेक श्योर आप 2023-24 का याद रखें, 7680 करोड़। ठीक है, ठीक है। अब जब ये शुरू हुई थी, यानी शुरुआत की बात कर लेते हैं, जब ये शुरू हुई थी तो यहाँ पर इसका जो मकसद था वो यही था कि जो भी अडल्ट वुमेन है पुअर हाउस होल्ड्स की, उनको एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि आपको पता है उससे पहले वो फायरवुड और वो सब यूज करती थी जिससे उनको बहुत बीमारियां होती थी। इस वजह से ये इंट्रोड्यूस किया गया था। जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था तो एलपीजी कनेक्शन यहाँ पर जो दिया गया था एलिजिबल हाउस होल्ड्स को, जो भी इसमें एलिजिबल हैं, और उसमें जो है 1600 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया गया था। जब ये 2016 में शुरू हुआ तो इसका टारगेट था कि 5 करोड़ महिलाओं तक जो बीपीएल फैमिली से हैं हमें ये स्कीम पहुंचानी है। फिर इसको हमने और बढ़ा दिया, इस टारगेट को हमने और बढ़ा दिया और टारगेट को हमने कर दिया जी 8 करोड़, और फाइनली हमने इसमें 9.59 करोड़ अचीव कर लिया। और इसका अब सेकंड वर्जन भी आ चुका है, उज्ज्वला 2.0, जहां पर जितने भी घर अब तक छूट गए हैं उनको हमने कवर करना है। ये उज्ज्वला 2.0 का टारगेट है। ठीक है, सो हमने यहाँ पर जो भी स्टैटिक पोर्शन भी था, यानी जब से ये स्कीम शुरू हुई है वो भी कर लिया, और इसमें क्या करंट डेवलपमेंट्स रहे हैं वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, चाहे स्टैटिक से पूछा जाए, यानी जब से स्कीम शुरू हुई है तब से पूछा जाए, या फिर अब से पूछा जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है स्कीम फॉर आर्टिस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो, आर्टिस्ट के लिए कुछ स्कीम है ये। नेक्स्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ध्यान से देखिए, तो यूनियन बजट में इस साल आपको पता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर रिवैम्प करने की बात करी है क्रेडिट स्कीम्स को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। अगेन यहाँ पर मीडियम नहीं है, माइक्रो एंड स्मॉल है। विद इन इफेक्ट फ्रॉम, मतलब ये कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, यहां पर कितना इन्फ्यूजन यानी कितना जो पैसा है वो दिया गया है, 9000 करोड़। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, टू अनेबल एडिशनल कोलेट्रल फ्री गारंटीड क्रेडिट ऑफ ₹2 लाख करोड़। तो ये भी हमें एक चीज याद रखना है, और उसके साथ साथ रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट 1% से।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो सबसे पहले बात तो एमएसएमई को या फिर जो भी एसएमईज हैं इनकी सरकार जो है सच में लिटरली बहुत हेल्प कर रही है। स्पेशली कोविड के बाद बहुत सारे सरकार ने जो है कदम लेकर आई है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है एमएसएमई सेक्टर की। तो यहाँ पर जितने भी आपके जो है इसको आप यहाँ से हम रीड कर सकते हैं क्या क्या जो है सिग्निफिकेंट स्टेप्स जो हैं जो लिए गए हैं। यहाँ पर एक फंड दिया जाएगा या फिर फंड यहाँ पर ये किया गया है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैज बिन इन्फ्यूज्ड। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस भी इशू करी गई हैं एनुअल गारंटी फी के लिए ऑफ अप टू 1 करोड़ फ्रॉम अ पीक रेट ऑफ 2% पर एनम टू एज लो एज 0.37 पर एनम। तो इंटरेस्ट भी कम किया जा रहा है, यहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन्स भी दिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है करी जा रही हैं ताकि एमएसएमई सेक्टर को और ज़्यादा हेल्प कर सके। ठीक है, और इसको जो है सिडबी, यहाँ पर सिडबी का भी रोल आता है क्योंकि जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो सिडबी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, अगर मैं बात करूँ, हाँ यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि यहाँ पर जो है ये एमएसएमई को हेल्प करेगा टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग दैट दे वुड बी नॉट लाइक फाइनेंसिंग, यानी पैसा जो है वो अच्छे से मिल पाएगा एमएसएमई सेक्टर को जो उनको वैसे नहीं मिल पाता अगर ये स्कीम्स ना होती तो। ठीक है, इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ लेंडिंग टू एमएसएमई फॉर लेंडर्स। ये ऑल्सो हेल्प करेगा इन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू एमएसएमई। मतलब बात वही है कि लोन वगैरह जो है, क्रेडिट वगैरह जो है वो आसानी से मिल सकता है और इकोनॉमी बूस्ट भी हो सकती है। क्रेडिट जॉब, इट कैन ऑल्सो क्रिएट द जॉब्स, तो ये सारी चीजें भी होंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पीएलआई स्कीम फॉर सोलर पीवी। अब यहाँ पर पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये आपको पता है कि सरकार जो है अलग अलग सेक्टर्स में दे रही है। ये शायद आप हर महीने ये स्कीम न्यूज में रहती है। ठीक है, इसका एजेंडा एक ही है, एजेंडा ये है कि जी हम चाहते हैं कि हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग हो ताकि हम जो निर्भर हैं दूसरे देशों पर, डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर बहुत सारी चीज़ों को लेके, वो निर्भरता कम हो जाए हमारी। ठीक है, यानी वो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाए, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। ठीक है, इंडिपेंडेंट हम बन जाए, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाए। यही 2 टारगेट है पीएलआई स्कीम के। अब वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, वो सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए हो सकती है, पीएलआई स्कीम ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो सकती है, या बहुत भी XYZ किसी भी चीज़ के लिए जो है हो सकती है। राइट, चलिए यहाँ पर टोटल कैपेसिटी जो है 39,600 मेगावाट ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है इसको एलोकेट किया गया है 11 कंपनीज को। अगेन रीजन हमें समझ आ गया, ये जो है शुरू में आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है इन 11 कंपनीज की वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऑपरेशनल हो जाएगी इतना जो है 2024 तक, और फाइनली जो है 15,400 मेगावाट बाय अप्रैल 2026 तक। तो ये कुछ टारगेट्स दिए गए हैं इन 11 कंपनीज को कि जी आपने इतना मैन्युफैक्चर करना है, और जितना आप मैन्युफैक्चर करेंगे उस हिसाब से सरकार आपको इंसेंटिव्स देगी। ठीक है, चलिए अब रीजन आपका वही है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम इंपोर्ट बिल कम करने की यहाँ पर बात करते हैं और हमारा डिपेंडेंसी जो है वो हम रिड्यूस करने की बात करते हैं। रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस इन द एरिया ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और ये अलग अलग एरियाज भी हो सकते हैं, ये ड्रोन्स भी हो सकता है, ये हमारे फार्मास्यूटिकल्स भी हो सकते हैं, ये हमारी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अगेन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बजट में इसका 4th वर्जन के बारे में बात की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के बारे में बात की गई है बजट में, है ना। सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना न्यूज में इसीलिए थी क्योंकि हाल ही में सरकार ने ऐसे बोला है कि हम जो है देखो, अब सिंपल इसका लॉजिक समझिए। लॉजिक इसका ये है कि आपको पता है कि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो बहुत बार आपको ये रियलाइज होता है डिग्री लेने के बाद कि वो डिग्री किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपको वो स्किल नहीं सिखाया गया जो आगे आपकी जॉब में रिक्वायर्ड है। फिर आप अलग से अपग्रेड से कहीं कहीं से जो है ऑनलाइन कोर्सेज करते हो, स्किल सीखते हो और तब जाके अप्लाई करते हो किसी भी नौकरी में, है ना। सो कहीं ना कहीं ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या फिर बहुत सारी स्किल बेस्ड ऐसी स्कीम्स हैं जिनका मकसद एक यही है कि जो ये स्किल में गैप जो है ना बच्चों के, उसको हमने भरना है, उसको हमने मिटा देना है। राइट,
सो यही किया गया है। इसमें जो है इसका 4th फेज लॉन्च हुआ है 2023 में, जिसके तहत स्किल्स वगैरह दी जाएंगी, राइट। इसमें उसके साथ साथ स्टाइपेंड में मिलेगा 5,000 का पर एनम, जो कि पहले इतना नहीं मिलता था, अब जो है ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें स्किल गैप जो है हमारे देश में उसको हमने भरना है, ठीक है जी। सो ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसका और जो शुरुआत हुआ था। सो ये हम देख लेते हैं। इसमें स्किल डेवलपमेंट जो है, क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें कौन कौन पार्टनरशिप है, मतलब कौन कौन जो है ट्रेन करेगा। इसमें अलग अलग सरकारी संस्थाएं भी कुछ ऐसी हैं, उसके साथ साथ प्राइवेट ट्रेनिंग भी इसमें मिलेगी, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पर अवेयरनेस भी, स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग मिलेगी, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसी हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिए जाएंगे। अगर मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करूँ, 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका 2.0 वर्जन 2016 में लॉन्च हुआ था, और यहाँ पर इसका ड्यूरेशन 4 साल का बताया गया है, 2016 से लेकर 2020 तक। अभी इसका हाल ही में एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है 4.0 करके, और इसका टारगेट ये है कि हमारे देश में 10 मिलियन यूथ को स्किल्स देनी है, यानी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि जब पहले क्या होता था कि हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं, यानी जब आप बीमार हो जाते हो, कुछ लोगों को तो ऐसी बीमारियां होती हैं जो 5-6 साल तक वो बेचारे इलाज ही करवाते रहते हैं, और उनके पेपर्स उनके पास बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शंस, उनके टेस्ट की रिपोर्ट, उनके टेस्ट बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और वो कई बार गुम भी हो जाते हैं, राइट। अब मान लो आप एक इंसान हो जो 5 साल से कहीं इलाज चला रहा है, आप ठीक नहीं हो रहे हो, आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बदल के देखता हूँ। आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर ने बोला कि आज से पहले आपने क्या क्या दवाइयाँ ले ली, मुझे दिखा दो। पर आपके पास तो एक भी पेपर नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन खो चुके हैं, टेस्ट की रिपोर्ट खो चुकी है, आपने पहले शायद एक्सरे कराया होगा, MRI कराया होगा, वो सारी रिपोर्ट्स आपकी खो गई हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए भी प्रॉब्लम, क्योंकि हो सकता है वो डॉक्टर आपको दोबारा से सारे टेस्ट करने को बोले, तो आपका जो है वो बजट पे प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। आपको दोबारा करवाने पड़ेंगे टेस्ट। और ये डॉक्टर के लिए भी प्रॉब्लम, क्योंकि अब डॉक्टर को नहीं शायद समझ आएगा कि आपने कौन कौन सा इलाज पहले ले लिया है। अगर डॉक्टर को क्लैरिटी हो कि अच्छा जी ये वाला इलाज ले लिया, तो वो उस हिसाब से अपना नेक्स्ट इलाज शुरू करे, है ना। और वो अल्टीमेटली आपके ऊपर ही प्रॉब्लम है। अगर डॉक्टर को क्लैरिटी होगी कि ये वाले मेडिसिन आप ले चुके हो ऑलरेडी, तो आपकी ही सेहत बेटर हो सकती है जल्दी, राइट। सो उसी चीज के लिए यहाँ पर डिजिटल मिशन चलाया गया है, ताकि जितने भी आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑनलाइन मेंटेन किया जाएगा। अच्छा, इसके लिए भी एक इशू हुआ था। इशू ये था कि बहुत सारे लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट किया कि जी हम अपनी बीमारियां नहीं शेयर करना चाहते सरकार के पोर्टल पर या सरकार के साथ। तो सरकार ने बोला कि ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो ये वॉलंटरी है, इसको वॉलंटरी रखते हैं। अगर आप चाहते हैं पोर्टल पे रजिस्टर करना और सारी डिटेल्स देना, तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो नहीं मतलब मत करिएगा, ठीक है, विच इज फेयर इनफ। तो यहाँ पर आपको एक अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा जो कि 14 डिजिट का होगा, ठीक है, जहां पर आपको जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी डॉक्टर्स, आप सबके पास जो है वो होगा, और आसानी से अब आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो करी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, ठीक है। सो यही है, ये पूरा आयुष्मान भारत मिशन के अंडर आता है। नेक्स्ट, वैभव फेलोशिप स्कीम। सो नेशनल साइंस डे जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, उस दिन यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव जो है वो शुरू हुआ है, जिसका काम ये है कि आपको पता है ना कि बाहर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका रिसर्च बहुत अच्छा है ना, मतलब इंडिया से बेटर है, हमें ये पता है। तो यहाँ पर इस वैभव फेलोशिप स्कीम के तहत हम क्या करेंगे कि उन लोगों को हमारे यहाँ पर, वहाँ के एकेडमिशियंस को, वहाँ के रिसर्चर्स को, वहाँ के साइंटिस्ट को अपने देश में बुलाएंगे, उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, ताकि उनसे हम सीख सके, उनको यहाँ का कुछ बता सके, ये सारी चीज़ें कर सके। तो वहाँ के लोगों के साथ, रिसर्चर्स के साथ हमने कोलैबोरेट करना है, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके प्रोफेसर्स या रिसर्चर्स के साथ, ठीक है। सो ये यहाँ पर कोलैबोरेशन विद द टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड, राइट। सो इतना ही हम याद रखेंगे। इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं, जो भी NRI है या फिर PIO है या फिर OCI है, बट उनके पास जो है डिग्री होनी चाहिए, या तो वो PhD होनी चाहिए, MD होने चाहिए, MS की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तभी वो जो है यहाँ पर कोलैबोरेशन के लिए आ सकते हैं, ठीक है। सो अगर सीधा सीधा आ जाए वैभव स्कीम क्या होती है तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, समर्थ स्कीम। समर्थ से एक चीज याद रखना, टेक्सटाइल।
ठीक है, समर्थ से टेक्सटाइल याद रखोगे तो आसान हो जाएगी आपकी जिंदगी। समर्थ का मतलब होता है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। सो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है कि मान लो आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, आप कोई भी टैलेंट सीख रहे कोई भी स्किल सीख रहे हो, उस स्किल को जब आप और ज़्यादा पॉलिश करते हो, उस स्किल में मान लो 10 आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं कि आप 10 पॉइंट्स सीख सकते हो, ठीक है, आपने 6 सीख लिए हैं और उसके बाद आप 7वां सीखते हो, उसके बाद एक और आगे स्टेप बढ़ते हो 8 स्टेप पर, एक और आगे स्टेप बढ़ते हो 9 स्टेप पर, यानी आपकी जो कैपेसिटी है आप उसको एक्सपैंड कर रहे हो, आप उसको बिल्ड कर रहे हो, यानी आप एक के बाद एक चीज सीख रहे हो और अपने कैपेसिटी को और ज्यादा बड़ा कर रहे हो। इसका ये होता है कैपेसिटी बिल्डिंग। कहीं पर भी आप शब्द आपको दिख जाए, इसका यही मतलब होता है। तो यहां पर टेक्सटाइल सेक्टर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हमने करनी है, वो अलग अलग जो है। अब ये क्यों करना है? ताकि एक तो टेक्सटाइल सेक्टर्स हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि वो जॉब्स वगैरह जो है क्रिएट करता रहे, ठीक है। सो समर्थ जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, इतना हम याद रखेंगे। इसमें 92,000 वीवर्स और आर्टिसंस को जो है जॉब वगैरह मिला है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है टेक्सटाइल सेक्टर में, ठीक है। सो ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्मार्ट पीडीएस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता है। तो स्मार्ट पीडीएस, अब पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमारी एक सरकार जो है ये स्कीम को बहुत पहले लेकर आई थी। इसमें क्या होता है कि एक राशन कार्ड एक गरीब फैमिली को दे दिया जाता है, वो एक राशन की शॉप पे जाते हैं अपना सामान लेने के लिए। तो पहले क्या होता था, उनके ना फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाते थे। अब ये ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, कंस्ट्रक्शन काम पे सालों साल तक काम करते हैं, उनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, वो जो मशीन होती है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इस चक्कर में उनको राशन भी नहीं मिलता था, राइट। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्मार्ट पीडीएस के साथ हम आए हैं। स्मार्ट पीडीएस क्या होता है कि अब जो है, आपने आधार कार्ड देखा है, कुछ आधार कार्ड के जैसा ऐसे कार्ड होता है आधार कार्ड, यहाँ पर जो है आपके फिंगरप्रिंट्स को एक बार जो है प्रिंट कर दिया जाएगा, और अब आपको हर बार जाओगे तो फिंगरप्रिंट नहीं वहां पर लगाना पड़ेगा, बल्कि इस कार्ड को स्कैनर से स्कैन कर लिया जाएगा और आपको सिर्फ ये कार्ड कैरी करने की जरूरत है और आपको अपना राशन मिल जाएगा। तो अब जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी आसान बना रहे हैं हम, और सच में जो है जो लोग हैं जो बीपीएल से बेसिकली बिलोंग करते हैं, उनको राशन लेने में भी कोई समस्या नहीं होगी। सो हाल ही में पीयूष गोयल जी ने यहाँ पर ये शुरू किया है और सबको ये बोला है कि जितने भी हमारे यहाँ पर स्टेट्स और यूटीज हैं उन सबको ये शुरू कर देना चाहिए, राइट। स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये स्मार्ट का फुल फॉर्म है कि जी मॉडर्नाइज करो, रिफॉर्म्स लेकर आओ ताकि पीडीएस आपका आसान बन सके, ठीक है। सो आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अगेन सिंपल सा चीज है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे बेड्स हो गए हॉस्पिटल के, वेंटिलेटर्स हो गए हॉस्पिटल के, है ना, ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो इसको बढ़ोतरी देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने हमें पैसा दिया था। अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है कि वो एक्सटेंड कर रहे हैं 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स $500 मिलियन ईच इंडिया को, ताकि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में मदद की जा सके, ठीक है जी। अब यहाँ पर शुरू में ये लोन्स जो हैं 7 स्टेट्स में प्रायोरिटाइज किए जाएंगे। कौन कौन से हैं वो स्टेट्स? आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारी चीजें आपकी की जाएंगी। अगर मैं पूरे मिशन की बात करूं, 2021 में ये शुरू हुआ था, ताकि इसमें जो है और हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेटर बना सकते हैं, ये सारी चीजें हमने इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें हमने क्या क्या किया है, जैसे अलग अलग जो है हमने टेस्टिंग के लिए लैब्स बना दिए, कोविड के टाइम पे लैब्स की भी कमी थी। उसके साथ साथ हमने जो है 15 बायोसेफ्टी लेवल जो है लैब्स हमने यहाँ पर बना दिए। तो ये सारी चीजें हम बना रहे हैं इस बजट से। नेक्स्ट, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वी कैन लीव इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिशन हर पेमेंट डिजिटल। हर पेमेंट डिजिटल ये मैंने अपने पहले, अच्छा मैं आपको इसके बाद जो है यहाँ पर दिखाऊंगी कि
या फिर मैं एंड में दिखाती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट 1 कहाँ पर है और कब मैंने लिया है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आज, जब मैंने बोला कि गवर्नमेंट स्कीम पार्ट 2 में लेकर आ रही हूँ, उनका क्वेश्चन था कि मैम पार्ट 1 कब लेकर आए। ठीक है, तो आज मैं सारे मैराथन जितने भी मैंने लिए हैं उसकी प्लेलिस्ट बनवा ली है, यूट्यूब पर आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। अगर ना मिले तो अभी मैं आपको एंड में दिखा भी दूंगी। राइट, यहाँ पर मिशन हर पेमेंट डिजिटल, यानी हर एक पेमेंट, चाहे कोई भी गाँव का इंसान भी अगर पेमेंट कर रहा है तो वो डिजिटली होनी चाहिए। पहले मैं कुछ आंकड़े शेयर करना चाहती हूं। क्या आपको पता है कि हमारे यहां पर अगर मान लो 100 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 42 लोग ऐसे हैं जो डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, 35 लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि डिजिटल पेमेंट जैसा कुछ है बट वो यूज नहीं करते हैं, और 20 से 23% कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि डिजिटल पेमेंट जैसा भी कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुहिम है हमारी पूरी डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने की, इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो और इसी चीज के लिए, इसीलिए हम जो है हर पेमेंट डिजिटल बना रहे हैं। इसका थीम भी यही है कि खुद भी सीखो, औरों को भी सिखाओ। इंग्लिश और हिंदी किसी तरीके से भी आपसे ये पूछी जा सकती है। इसमें हम 75 विलेजेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे डिजिटल पेमेंट करने के लिए। इसका जो थीम है वो है अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड टीच, यानी खुद भी अपनाओ और दूसरों को भी सिखाओ। डिजिटल पेमेंट खुद भी अपनाओ और दूसरों को भी सिखाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन, दर्शन यानी यहाँ पर टूरिज्म हो रहा है। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यहाँ पर इन्वॉल्व है, और पूरा जो है एक तरीके का भारत दर्शन, और जो है अलग अलग जगह लोग घूम लें, इस चीज़ को टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्कीम थी। इसका एक नया वर्जन आया है 2.0। अब ओरिजिनल वाले वर्जन में और नए वर्जन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 2.0 में क्या हुआ है, पहले तो हम सिर्फ टूरिज्म पर फोकस कर रहे थे कि जी टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। अब हम एनवायरनमेंट पर फोकस कर रहे हैं कि जो भी टूरिस्ट जो है, मान लो कहीं पर जाता है घूमने, वहां पर आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आप गए हो घूमने, आपने चिप्स के पैकेट खाए और आपने वहीं फेंक दिया, आपने बॉटल से पानी पिया और आपने वहीं फेंक दिया, तो वो कूड़ा कचरा वो जो है फैला दिया जाता है। तो एनवायरनमेंट के लिए हम थोड़ा सा जो है कॉन्शियस हो जाए, ये मेजरली ध्यान रखा जाएगा, ये मेजरली ध्यान रखा जाएगा स्वदेश 2.0 प्रोग्राम में। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ सिटीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है, 30 सिटीज को 15 स्टेट्स में से, जिनमें हम जो है सस्टेनेबल, और हमने इसका नाम दिया है सस्टेनेबल टूरिज्म, जहां पर हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण पर ध्यान दे सके। ठीक है, ये जो सेलेक्टेड सिटीज हैं यहाँ पर इंक्लूड द्वारका एंड धोलावीरा इन गुजरात, कोलवा एंड पोरवोरिम इन गोवा, और नालंदा और गया कहां पर, बिहार में। सो ये भी आप याद रख सकते हैं। बट आई होप ओरिजिनल वर्जन और जो नया वर्जन है इसमें डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हम एनवायरनमेंट की भी कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं और ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जो मैं एक दो यहाँ पर देखो मेजरली आपको पढ़नी है, बट एक दो ऐसी स्कीम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भी उनको स्किप कर सकते हो, जो मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, PDF दूंगी मैं, रुक जाइए। ठीक है, लास्ट में ओके ओके, थैंक यू कार्तिकेय जी। लास्ट में हम 10 मिनट का टॉक शो रखेंगे जहां पर सारे डाउट्स लेंगे, PDF कहाँ मिलेगी, क्या करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं, व्हाट इज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। लिटरेसी प्रोग्राम आपको समझ आ ही रहा है कि यहाँ पर जो है पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। तो यहाँ पर जितने भी ऐसे एडल्ट्स हैं हमारे देश में जो अब तक नहीं पढ़े हैं, जो अब तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं बने हैं, उनको हमने लिटरेसी प्रोवाइड करनी है। द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत हमने ये सारी चीजें देनी है। इसमें जो है इसका आउटले, यानी इसमें जो पैसा दिया गया है उसका फॉर 5 ईयर इम्प्लीमेंटेशन, 5 साल में ये पूरा होगा, इज दिस मच करोड़ विद अ 700 करोड़ एज अ सेंट्रल शेयर। ठीक है, यानी 1037.9 करोड़ जो है इसका टोटल पैसा है, उसमें से जो है 700 करोड़ के आसपास सेंटर शेयर है, और 300 करोड़ के आसपास जो है वो स्टेट इसमें पैसा देगा। और इसमें जो है टारगेट किया जा रहा है कि 5 करोड़ जो नॉन लिटरेट्स हैं, जो कि 15 साल और 15 साल के ऊपर वाले एज के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई सिखाई जाएगी, उनको लिटरेट करवाया जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये हम ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, आपकी फाउंडेशनल लिटरेसी, यानी जो फाउंडेशनल क्लासेस होती है ना, जैसे हमारे यहाँ पर भी फाउंडेशनल कोर्सेज होते हैं, यानी जब शुरू से सब कुछ सिखाया जाता है उसको हम फाउंडेशनल बोलते हैं, जहां पर आपकी नींव बनाई जाती है, फाउंडेशन है ना। उसके बाद आपका न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, ये सारी तमाम तरीकों की एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी, चलिए